जब मैं सुबह उठता तो मेरी पत्नी रूही अपने कपड़े चेंज कर रही होती थी। मैंने रूही से पूछा कि कपड़े क्यों चेंज करती हो? तो कहती कि आपको गलतफहमी हुई है। मैं जो कपड़े रात को पहनती हूँ वही है। ऐसा रोज होने लगा, लेकिन रूही नहीं मानी और रात को मुझे पता भी नहीं चलता था कि मैं कब सोया था। एक दिन मैंने रूम में कैमरा लगाया। जब मैंने कैमरे में वीडियो देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी पत्नी तो मेरा नाम कार्तिक है। मेरी एक छोटी सी दुकान थी। मैं लोगों को मोबाइल पर रिचार्ज या छोटे मोटे मोबाइल बेच दिया करता था। मेरी उम्र 30 साल हो गई थी। अब तक मेरी शादी नहीं हुई थी और अब मैं शादी करना चाहता था। मेरे मम्मी पापा नहीं थे और मेरा सिर्फ एक भाई था, इसलिए कोई शादी करवाने वाला भी नहीं था। अब तो खुद किसी के घर जाकर नहीं कह सकता था कि मैं लड़का हूँ और आपकी बेटी को देखने आया हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे बड़े चाचा थे जो पापा की जगह थे, और वह बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे लिए एक लड़की तलाश कर रखी थी, और जब मुझे उसके बारे में बता रहे थे तो बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे कि खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, इकलौती बेटी है। उम्र भी उसकी तुम्हारे जितनी ही है, 30 साल। मैंने कहा, अगर इतनी अच्छी लड़की है तो फिर 30 साल की हो गई है, अभी तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई है? तो चाचा ने कहा कि दरअसल उसे खुद कोई पसंद नहीं आता, और उसके माँ बाप ने कहा कि जब तक इसे कोई पसंद नहीं आएगा हम शादी नहीं करेंगे। तुम्हारी तस्वीर देखकर उसने तुम्हें पसंद कर लिया। अच्छे लोग हैं, उनके भी ज़्यादा रिश्तेदार नहीं है। शादी की रस्म हो जाएगी। दहेज देने वाला कोई नहीं है और हमारी तरफ से भी कोई मांग नहीं है, तो जल्दी जल्दी शादी हो जाएगी। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास आ जाएगी। ना कोई मंगनी की टेंशन, ना कोई विदाई लेने का मामला है। बस शादी करके साथ ले जाना है। उसका मामला तो मुझे सेट लग रहा था। मैंने भी अंकल को कह दिया कि ठीक है, लेकिन मुझे भी तो लड़की दिखाइए। मगर अंकल ने कहा उन्होंने लड़की की फ़ोटो नहीं दी। वह कहते हैं कि हम अपनी बच्ची का फ़ोटो किसी और को नहीं देते, ना ही किसी को दिखाते हैं। आपने देख ली है। अगर आपको अपने भांजे से शादी करानी है तो ठीक है, ऐसे लड़कों को हम अपनी बेटी नहीं दिखाते। बड़े लोग देखने आते हैं, अलग बात है। मैंने अंकल से कहा, लड़की तो ठीक है ना? उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक है, तुम भरोसा रखो। इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। फिर मैंने अंकल पर भरोसा रखकर तैयारियों में लग गया। मेरी पत्नी का नाम रूही था। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अंकल ने बिल्कुल ठीक कहा था। इसकी उम्र अभी मेरे जितनी ही थी, लेकिन वह 30 साल की नहीं लग रही थी। वह 20-21 की लगती थी। किसी को अगर कहते कि वह 20 साल की है तो वो कोई भी हैरान रह जाता, इतनी खूबसूरत थी। शायद वह अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। शादी के बाद 3-4 दिन गुजर गए, लेकिन उसके बाद एक दिन मैंने देखा कि रात को मेरी पत्नी ने कोई और कपड़े पहने थे और सुबह कोई और। लेकिन मुझे याद नहीं था कि उसने कपड़े किस टाइम बदले और क्यों बदले। मैंने कहा, रात वाले कपड़े तुमने क्यों बदले? कहने लगी, रात वाले कपड़े कौन से हैं? दिन वाले कौन से हैं? यह वही तो है जो मैंने रात को पहने थे। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि उसने रात को लाल रंग के कपड़े पहने थे और अभी पीले रंग के कपड़ों में थी। मैंने सोचा कि शायद मुझसे कोई गलतफहमी हुई होंगी, लेकिन शुरू शुरू में तो पति की पत्नी से नज़र ही नहीं हटती। वह उसकी छोटी छोटी बातें भी नोट कर कर रखता है। मेरी पत्नी अच्छी थी, अच्छी तरीके से घर को संभालती थी, मेरे साथ भी अच्छे तरीके से रहती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था। जिंदगी अच्छी थी, लेकिन अभी तक वह मुझसे शर्माती थी। एक दिन मैंने उससे कहा, यह देखो, मैं तुम्हारे लिए समोसे लाया हूँ, आ जाओ बैठो, दोनों मिलकर खाते हैं। उसने कहा कि मैं हाथ धोकर आती हूँ। वह समोसे के लिए मैंने पास बैठ गई और मैंने अच्छी सी फिल्म लगा दी।
वह समोसा को मेरी तरफ देखकर रख रही थी और मैं फिल्म देखने में लगा था। एक हाथ से समोसा उठाकर खा लेता, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने नज़र देखा तो हैरान रह गया कि वह मेरी तरफ समोसे के ऊपर की पापड़ी मेरी तरफ रख रही थी और अंदर का मसाला कूड़ेदान में फेंक रही थी। उसका मुंह टीवी की तरफ था। मैंने कहा कि यह क्या कर रही हो? उसने जब देखा तो वह हैरान रह गई। कहने लगी, वह मुझे पता ही नहीं चला कि यह कब से कर रही हूँ। समोसा आपकी तरफ रखना चाहिए था तो कूड़े में फेंक रही थी। तेल से भरे थैली को कूड़ेदान में फेंकने की जगह मैं आपके पास रख रही थी और समोसे को कूड़ेदान में फेंक रही थी। वह इस बात पर हंसने लगी। मैं भी हंस दिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंसान का दिमाग भटक जाता है। लेकिन उसके बाद उसने मुझसे कहा, सॉरी, माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हो जाता है। कभी कभी हम लोग रात को बैठकर फिल्म देखते थे। हमारे दिन अच्छे से गुजर रहे थे, लेकिन अगली रात जाने क्या हुआ, मुझे इतनी ज़्यादा गहरी नींद आ गई और सुबह आँख खुली तो पत्नी को फिर से कपड़े बदलते हुए देखा था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, तुम इतने कपड़े क्यों बदलती हो? तुम्हारे कपड़े रात को कुछ और दिन में कुछ और होते हैं, जबकि तुम्हारे कपड़े तो गंदे भी नहीं होते हैं। उसने कहा, रात वाले कपड़े ही है, आपको पता नहीं क्यों शक होता रहता है। मैंने रात को यही कपड़े पहने थे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि उसने रात को कोई और कपड़े पहने हुए थे। लेकिन उसने कपड़े कब बदले, क्यों बदले, यह तो मुझे याद ही नहीं था। मुझे यह भी नहीं याद था कि मैं किस टाइम सोया, मैंने उससे क्या बात की थी। मुझे तो यह भी याद नहीं था कि मैं कमरे में किस वक्त आया, कब बेड पर लेट गया, और दिन इसी तरह गुजरने लगे। मेरी पत्नी मेरे सामने खाना रख रही थी, तो मैंने उसका हाथ गौर से देखा, जहाँ पर एक बहुत बड़ा जख्म लगा हुआ था। मैंने कहा, यह क्या हुआ है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इतना बड़ा चोट लगा है। चोट को देखकर लगता था कि एक दिन पुराना है। उसने कहा कि छुरी लग गई थी। मैंने जल्दी से उसके ऊपर दवाई लगाकर पट्टी बांधी, मगर 2 दिन का पुराना घाव इतना गहरा था, तो जिस दिन लगा था उस दिन मेरी पत्नी को दर्द नहीं हुआ था क्या? वह मुझे बता नहीं सकती थी क्या कि इतना ज़्यादा चोट लगा है? मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाता। मैं हैरान तो इस बात पर था कि जब इंसान सब्जी काटता है तो छुरी उसकी उंगली पर लगती है या हाथ पर, कैसे लग गई है? यह इसके बाजू के ऊपर कहाँ से लग गई थी? वह भी इतनी गहरी थी। मैंने उसको पट्टी कर दी और उसे शाम को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि ऐसे जख्म नहीं भरेगा, एंटीबायोटिक्स खाना पड़ेगा और 1 हफ्ते के लिए पट्टी भी करनी पड़ेगी। वापसी पर मैंने अपनी पत्नी को समझाया कि क्या मुझे गैर समझती हो तुम? मुझे बता नहीं सकती थी? तो कहने लगी, मुझे लगा आप गुस्सा करेंगे। मैंने कहा, क्या मैं पागल हूँ कि तुम्हें चोट लगी है और मैं तुमसे गुस्सा करूँगा? उसने कहा कि मेरे घर वाले ऐसे ही करते थे। अचानक से उनकी जुबान पर रुक गई। मतलब, जब मुझे कोई चोट लग जाती थी तो वह बहुत गुस्सा होते थे। कहते थे, देखकर काम नहीं कर सकती, देखकर नहीं चल सकती, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? तुम्हारे हाथों में छेद तो नहीं है? मुझे इस बात पर हंसी आ गई। मैंने कहा, माँ बाप ऐसे ही होते हैं, बच्चों को डांट देते हैं, लेकिन असल में बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। मेरी पत्नी की ऐसी कोई हरकत नहीं थी जिसकी वजह से मुझे उस पर गुस्सा आता या मैंने बिना वजह उसे कोई बात सुना था। सारी जिंदगी तो मैं अकेला ही रहा। अब तो मुझे एक रिश्ता मिला था, एक ऐसा इंसान जो मेरे घर में रहती है, मेरे काम करती है, मेरे साथ अच्छे से रहती थी। तो फिर मैं उसके साथ क्यों बुरी तरीके से पेश आता? लेकिन रात होते ही मुझे इतनी गहरी नींद आने लगती
कि मैं जो करना चाहता हूँ वह भी नहीं कर पाता था। अपनी पत्नी के साथ बैठकर कुछ देर बातें कर लेता। इंसान उस लम्हे को अच्छा गुजार लेता है जब पत्नी को देख लेता है कितनी प्यारी है मेरी पत्नी। लेकिन रात होते ही कमरे में आता और घोड़े बेचकर सो जाता था और सुबह ही मेरी आँख खुलती और मुझे यह भी ना याद होता कि रात को क्या हुआ था। खाना खाने तक की बातें मुझे याद होती, उसके बाद की सारी बातें भूल जाता। अचानक से ज़्यादा नींद क्यों आ रही थी? मैंने क्या किया था अपने साथ? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया था। मुझे लगा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन मेरा काम ऐसा था कि दुकानदारी थी, इसलिए दुकान छोड़कर नहीं जा सकता था। फिर सोचा कि गुरुवार के दिन जाऊंगा, पत्नी को भी साथ ले जाऊंगा, डॉक्टर से भी मिल लेंगे और थोड़ा घूमकर भी आ जाएंगे। पत्नी को यह भी बताया था। फिर हम दोनों बाजार चले गए, लेकिन उसने मुझे यह कहकर उलझाया, पहले मुझे कपड़े की दुकान पर चलते हैं, फिर कहती कि फिल्म देखते हैं, फिर कहती कि मुझे खाना खाना है। इतने में डॉक्टर्स का टाइम गुजर गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, अगले हफ्ते चले जाएंगे। वैसे भी मुझे कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी ही तो सुस्ती हो रही है। लेकिन एक बात अजीब थी कि मेरी पत्नी को मेरी तबीयत की कोई खास चिंता नहीं थी। उसने कहा कि छुट्टी का दिन है, पूरे हफ्ते काम करते हैं, आज आपको सिर्फ मेरे साथ दिन गुजारना है। उसने अपनी सारी ख्वाहिश पूरी कर ली। काफ़ी सारे पैसे भी खर्च हो गए। फिर मैंने उसे कहा कि इंसान कमाता किस लिए है? पत्नी बच्चों के लिए ही काम करता है और बच्चे होने का अभी कोई कारण नज़र नहीं आ रहा था। 2 महीने होने वाले थे, लेकिन पत्नी ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई थी। बस जल्दी से एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आ जाता तो मेरी फैमिली पूरी हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस इसी तरह दिन गुजरते रहे। पत्नी को कपड़े बदलने की बड़ी आदत थी, लेकिन एक बात बहुत हैरान करने वाली थी कि वह जब भी बाजार जाती तो ढेर सारे कपड़े लेती। जो कपड़ा वह एक बार पहन लेती है वह दोबारा नहीं पहनती थी। अपने घर से भी काफ़ी सारे कपड़े लेकर आई थी। मैंने भी उसके लिए काफ़ी सारे कपड़े लिए थे। जो भी मुझे पसंद आया मैंने उठा लिया। सोचा कि और तो कोई खर्चा करने वाला नहीं, पत्नी की चीज़ें तो अच्छे तरीके से ले लूँ ताकि वह खुश हो जाए। लेकिन अभी भी उसके लिए कपड़े कम थे। जब मैं उसे महीने के खर्च के लिए पैसे देता तो वह कपड़े ही लेती थी। एक दिन कहने लगी, राशन के पैसे कम हो गए थे तो उधार कर लिया है, आप जाकर पैसे दे दीजिएगा। मैंने कहा कि तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दिए थे, फिर कैसे कम हो गए? उसने कहा कि पीछे दुकान में सेल लगी हुई थी, मैं वहाँ से 4 सूट ले आई हूँ। वैसे तो मेरी पत्नी में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन मेरी पत्नी की यह आदत अब खुलकर सामने आ रही थी। वह यह है कि वह बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती थी। एक दिन मैंने अपनी पत्नी को एक काले रंग के सूट में देखा। वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। कुछ दिन बाद मुझे एक दोस्त के घर डिनर पर इनवाइट किया। मैंने उसे कहा कि शाम को तैयार हो जाना। 2 घंटे पहले उसका फ़ोन आया कि कपड़े कौन सा पहनूं। मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है। मैंने कहा, यह औरतों का प्रॉब्लम क्या है? अलमारी भरी पड़ी होती है, फिर भी कहती है कि मेरे पास कपड़े नहीं है। तो मैंने कहा कि वह लाल रंग वाली साड़ी पहनो, उसमें तुम बहुत प्यारी लग रही थी। उसने कहा, वह तो मेरे पास नहीं है, ना जाने कहाँ चली गई। मैंने कहा, कहाँ चली गई? यहाँ से क्या मतलब, घर में होगी। उसने कहा, नहीं वह नहीं है, आप मेरे लिए कोई सूट लाइए। मैंने उसके लिए इस टाइम सूट नहीं ले सकता था क्योंकि महीने का आखिरी चल रहा था। मुझे कोई अच्छा सूट 3-4 हज़ार वाला लेना पड़ता
मैंने कहा वही पड़ा होगा, उसका सूट उसको नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं घर चला गया। मैंने कहा कि मैं देखता हूँ, लेकिन जब मैंने उसके अलमारी खोली तो मैं हैरान रह गया। उसके अंदर तो 2-3 कपड़ों के अलावा कोई कपड़े ही नहीं थे, जबकि कितने कपड़े वह खरीदती थी और मैं भी लाता था। उसके अलमारी में तो सुई रखने की भी जगह नहीं होती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कहा, यह क्या, तुम्हारे कपड़े कहाँ है? तो कहने लगी, सारे कपड़े गंदे हैं, मैंने धोए ही नहीं थे। मैंने कहा, अच्छा, अभी 1 घंटा है, लाड़ साली धो लो और ड्राई मशीन में सुखा लो, इस्त्री मैं कर दूंगा। उसने कहा, नहीं, वह मेरे पास नहीं है लाल साड़ी, वह तो अलमारी में नहीं है, वह आपको नहीं मिलेगी, नहीं, यहाँ पर नहीं है। मैंने कहा, क्यों, किसी को दे दिया है तुमने? कहने लगी कि गांव वाली मांग कर गई थी, कह रही थी कि बड़ा प्यारा है, उसने वापस ही नहीं किया। मैंने कहा, उसे लेकर आओ। उसने कहा कि वह घर पर नहीं है। अब मुझे अपनी पत्नी पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, क्या अपने कपड़े धोकर नहीं रख सकती हो, और क्यों अपनी चीज़ें दूसरों को देती हो? फिर मुझे तुम्हारे लिए दोबारा से लेना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी बाजार गया, उसके लिए एक अच्छा सा सूट लिया। मेरी जेब खाली हो गई। गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन दावत पर जाना था, इसीलिए मूड खराब नहीं करना चाहता था। पत्नी को कहा कि तैयार हो जाओ, और हम दावत पर चले गए। लेकिन दावत पर जाकर जो हुआ वह देखकर मैं हैरान था। मेरी पत्नी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। सब लोग उसके बारे में अच्छी तरह बात कर रहे थे। मैंने उसे अपने दोस्त की बीवियों के पास छोड़ दिया और खुद दोस्तों के पास चला गया। वह औरतें से बात करने लगी। दूर से देखकर ही ऐसा लग रहा था कि वह अच्छी भली बातें हो रही है। वह हो सकता है हमारी ही बुराइयां हो रही हो। फिर काफ़ी अच्छा माहौल था। पार्टी का खाना भी लगने वाला ही था, लेकिन थोड़ी देर के लिए किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई। जो वहाँ देखा तो होश उड़ गए कि मेरी पत्नी ने मेरे दोस्त की पत्नी को सर पे कांच की बोतल उठाकर दे मारी थी। उसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। वह बहुत दर्द में थी। मेरा दोस्त अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा। सब लोग मेरी पत्नी को हैरानी से देख रहे थे। मेरी पत्नी भागकर जाकर गाड़ी में बैठ गई। मैंने अपने दोस्त की पत्नी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अपनी पत्नी को कभी मत लेकर आना। सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। मैं गाड़ी में आया। मैंने कहा, यह तुमने क्यों किया? लेकिन मेरी पत्नी भी बेहोश पड़ी थी। मैं भी हैरान रह गया। उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, आपकी पत्नी डर की वजह से बेहोश हो गई है। मैं हैरान रह गया। उसे घर ले आया। उसने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि वह मेरी बेइज्जती कर रही थी। उस पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम लोगों के साथ ऐसा करती हो? तुम्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है इस वजह से मेरी कितनी बदनामी होंगी, बेइज्जती होंगी। मेरी पत्नी रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। फिर उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। मैंने कहा, ठीक है, मेरी पत्नी की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मुझे पता लगाना ही था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। वह इतने सारे सूट खरीदती है, लेकिन उसके सूट घर में नहीं है। उसके शरीर पर हमेशा जख्मों के निशान लगे रहते हैं, और यह पागल वाली हरकतें एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता था। मैंने अपने कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और रात को सुकून से सो गया। सुकून से क्या, समझो बेहोश हो गया। पता नहीं यह क्या मामला था। सुबह जब उस कमरे की रिकॉर्डिंग मेरे पास आई तो मैं ऑफिस चला गया। जब मैंने वह रिकॉर्डिंग देखी तो हैरान रह गया। मैंने देखा
मेरी पत्नी मेरे साथ सोने का नाटक करके आधे घंटे बाद उठ गई। फिर उसने मुझे चेक किया। वह मुझे ऐसे हिला रही थी जैसे मुझे जगा रही हो। फिर भी मैं जाग नहीं रहा था। इसका मतलब मैं सोया हुआ नहीं था, मैं बेहोश था। वह मुझे बेहोश करती थी। शायद वही खाने में कुछ चीज़ मिलाया करती थी, क्योंकि उसके आने से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद उसने जो कपड़े पहने हुए थे वह बदल दिए। जो पहने कपड़े थे उनको कैंची के साथ काटने लगी। उनको काट काट कर उनका इतना बुरा हाल कर दिया कि दोबारा कोई सही करके भी उनको नहीं पहन सकता था। फिर उसने उनको एक थैले में डाल दिया। उसने अलमारी का एक हिस्सा खोला, उसके अंदर उसे थैले को रख दिया। वीडियो में नजर आ रहा था कि अलमारी के एक हिस्से में जैसे 1000 कपड़े के थैले पड़े थे। इसका मतलब उसने अपने सारे सूट इसी तरह फाड़कर काटकर इन थैलों में डालकर वहां फेंक दिया करती थी। मेरी पत्नी अजीब से हरकतें कर रही थी। कभी इधर उधर जाती, कभी आईने में खुद को देखती, कभी हंसती और कभी फिर आकर सो गई। यह नज़ारा तो मेरे रूह कांपने लगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी नॉर्मल नहीं है। तभी तो अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। जो जख्म मैंने उसके जिस्म पर देखा वह अपने आप को खुद लगाती थी। वह अपने कपड़े कैंचे से काट देती थी, फिर उनको थैले में डालकर रख देती। मुझे लगता है कि कोई दिमाग की बीमारी थी। मैं सीधा सुबह सुबह उसके घर वालों के पास गया। उनको थोड़ी बहुत वीडियो भी दिखाई। सब कुछ बता दिया उन्होंने। कहा हमारी बेटी को दिमाग की बीमारी है, तभी तो हम इसकी शादी नहीं कर रहे थे। तुम तो अकेले इंसान हो, तुम्हारे पास कोई नहीं था, इसलिए तुम्हारे रिश्ते के लिए हमने हाँ कर दी और इसको तुम्हारे साथ भेज दिया। नहीं तो सास ननद का मामला होता तो फिर पहले दिन ही पता चल जाता। लेकिन तुम अकेले होते थे, इसलिए शायद तुम्हें नहीं पता चला। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूँगा। उन्होंने कहा हमने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन यह ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टर कहते हैं कि इसे पागल खाने में भिजवा दो। मैंने कहा आपको यही करना चाहिए था, मेरी जिंदगी तो बर्बाद ना होती। कैसी औरत जो मुझे बेहोश कर रही है, कल तो मुझे जहर भी दे सकती है। मैं अपने पत्नी को उसके घर वालों के पास छोड़ आया। मैंने कहा इसका इलाज करवाइए, अगर यह ठीक होगी तो दोबारा अपना लूँगा, नहीं तो मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। वह लोग मजबूर थे, उन्होंने भी मुझे भी मजबूर बना डाला। उनके पास कोई चारा नहीं था, मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। वह अपने घर में ही है, कहते हैं कि हम इसका इलाज करवा रहे हैं, लेकिन पता नहीं असर हो रहा है या नहीं। मुझसे झूठ बोला गया। मेरी पत्नी की सच्चाई मुझे नहीं बताई गई। अगर वह मुझे बता देते तो आज यह सब कुछ ना होता। अब है तो मेरी पत्नी, अगर ठीक हो गई तो दोबारा से अपना लूँगा, नहीं तो उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहता, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैंने कहा आप लोग इलाज करवाइए, इलाज के सारे पैसे मैं भर दूँगा। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, वह ठीक होगी या नहीं, लेकिन फिलहाल बस यही दुआ है कि अगर वह ठीक होती है तो ठीक हो जाए, क्योंकि वह मेरी पत्नी है। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। बस यही मेरी ज़िंदगी की कहानी है। कभी कभी इंसान के साथ ऐसा भी हो जाता है, लेकिन हालात को बर्दाश्त करना पड़ता है और रिश्तों को ख़त्म करने के बाद ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो यह थी मेरी स्टोरी। तो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए
और अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसी ही नई नई स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट देते रहिए।